Good morning to all of you and welcome to all of you इन OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग देख लेते हैं कि करंट अफेयर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं हम लोगों के पास जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद हम लोग वन लाइनर जो फैक्ट्स है उसे भी देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग किस पर आएंगे, MCQs पर आएंगे। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं फर्स्ट इशूज़ क्या है। फर्स्ट इशूज़ है सरकार ने गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर रोक लगा दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये ध्यान देना है कि किस चावल पर रोक लगा है, तो वह है गैर बासमती सफ़ेद चावल। अब क्यों रोक लगाया गया है? ताकि घरेलू जो आपूर्ति को बढ़ावा देने और खुदरा कीमतों को नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने ऐसा किया है। ठीक है, घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देना है और खुदरा कीमत को क्या करना है, नियंत्रण में रखने के लिए उसने ऐसा किया है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो गैर बासमती जो सफ़ेद चावल है, जो भारत में टोटल चावल का निर्यात किया जाता है, उस टोटल चावल के निर्यात में करीब करीब इसका कितना परसेंटेज है, 25% है। 25% है जो भारत के कुल निर्यात में। भारत अगर बात की जाए तो भारत के कुल चावल निर्यात में, ओके, कुल चावल निर्यात में भारत सरकार जो है कुल चावल निर्यात में गैर बासमती चावल जो है कितना, गैर बासमती सफ़ेद चावल का परसेंट 25% है जो निर्यात होता है। 25% का क्या किया जाता है, अप्रॉक्स, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, अप्रॉक्स 25% चावल है जो निर्यात होता है कुल निर्यात चावल में। ओके चलिए, अब सरकार ने, अब ये तो हो गई कि आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए किया था। अब हम लोग आते हैं इसके साथ एक और ध्यान दीजिएगा कि 25% जो ये तो निर्यात होता ही है, सरकार ने क्या किया था लास्ट ईयर यानी 2022 में इस पे 20% का शुल्क लगाया था। कितना लगाया था? 2022 में गैर बासमती सफ़ेद चावल पर ही 20% का इसने क्या लगा दिया था, शुल्क लगा दिया था, शुल्क। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्या है इसके साथ ही, अब क्या है यहाँ पर कि थाईलैंड, इटली, स्पेन, श्रीलंका और अमेरिका भारत के गैर बासमती सफ़ेद चावल निर्यात के प्रमुख गंतव्य हैं। कहाँ कहा जाता है, गंतव्य कौन कौन से है भारत का? तो कौन हो गया, थाईलैंड, इटली, स्पेन, श्रीलंका और अमेरिका। थोड़ा सा हम लोग मैप में देख लेते हैं। एक स्टूडेंट है जिनका कमेंट आया था कि मैम जब आप लोग मैप को जब क्लास में देती हैं तो जैसे मैंने ये दे दिया और मैप दिखा दिया कि चलिए आप देख लीजिए, लेकिन उनका है कि आप थोड़ा सा खुद से मैप को भी क्लास में लोकेट, आप मतलब आप मैप पे आप बता दें। तो ठीक है चलिए मैं मैप में बता दे रही हूँ इसको। ओके मैप में भी मैं एक बार बताती हूँ। तो कौन कौन सा एरिया है जहाँ पे भारत का गंतव्य कौन कौन सा है, भारत का गंतव्य कौन कौन सा है? तो यहाँ आपका हो गया थाईलैंड। थाईलैंड यानी आपका आ जाएगा ये हो गया आपका थाईलैंड। ओके ये थाईलैंड हो गया, ये थाईलैंड। क्लियर है, ये रेड साइन दिख रहा है थाईलैंड, ये थाईलैंड हो गया। थाईलैंड हो गया। उसके बाद बात कर रहा है कि कहाँ पर, इटली और स्पेन। तो ये हो गई आपकी स्पेन, तो ये हो गया, ये स्पेन हो गया। ओके ये स्पेन हो गया। अब बात आती है इटली की, तो ये आप इटली यहाँ देख रहे हैं, इटली है ना, इटली हो गया क्योंकि यूरोप के हैं। इटली हो गया, स्पेन हो गया। उसके बाद ये हो गया यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ भी, यहाँ इसको थोड़ा सा मैं दूसरे कलर के पेन से कर दे रही हूँ। ओके ये हो गया यूनाइटेड स्टेट, ये हो गया आपका, ये स्पेन, ये हो गई आपकी थाईलैंड और यहाँ हो गया श्रीलंका। तो अब भारत, इंडिया ऑलरेडी यहाँ है, इंडिया यहाँ है, यहाँ इंडिया है। तो इंडिया किसको कर रहा है, यूरोप में अगर देखा जाए तो कौन हो गया, स्पेन हो गया, इटली हो गया। और अगर इस तरफ आप देखते हैं तो क्या है, अमेरिका है। और यहाँ उसके नियरेस्ट अगर देख रहे हैं तो श्रीलंका हो गया और थाईलैंड हो गया। जो गैर बासमती सफ़ेद चावल के क्या हैं, जो गैर बासमती सफ़ेद चावल का क्या करते हैं यहाँ पर, ये प्रमुख जो हैं वो गंतव्य हैं। ओके ये प्रमुख गंतव्य हैं। ये कौन से हैं, प्रमुख गंतव्य हैं। क्लियर, अब ध्यान रहेगा गैर बासमती सफ़ेद चावल जो यानी 25% जो अप्रॉक्स निर्यात होता था, अब तो उस पर भी रोक लगा दी गई। क्लियर, चलिए अब आते हैं हम लोग। अब यहाँ सवाल ये बनता है, थोड़ा सा इसमें बस अब देख लीजिए कि चावल का प्रोडक्शन में, ठीक है, हमें ये देख लेना है यहाँ पे कि चावल का जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, या भारत जो है अगर ग्लोबली या वैश्विक रूप से अगर देखते हैं तो भारत किस पोजीशन पर है। ओके तो अग्रणी राज्य में अगर बात की जाए, अग्रणी राज्य में चावल का सबसे ज़्यादा चावल का प्रोडक्शन कहाँ होता है, अग्रणी राज्य किसमें, अग्रणी राज्य किसमें, चावल उत्पादन में। ये सब क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स में आते हैं क्योंकि, ठीक है, इकोनॉमिक्स में आते हैं चावल उत्पादन। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। उसके बाद कौन सा होगा, तेलंगाना,
देन तमिलनाडु, एंड देन उड़ीसा। ठीक है, और अगर वैश्विक रूप से बात की जाए तो भारत जो है चीन के बाद भारत किस पोजीशन पर है? चीन के बाद भारत जो है वह सेकंड पोजीशन पर है, ये ध्यान रखना है। किसमें? चावल के उत्पादन में। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा इश्यूज है हम लोगों के पास। नेक्स्ट है कोयला मंत्रालय ने GEM पोर्टल, ओके GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट पुरस्कार जीता है। तो किसने जीता है? कोयला मंत्रालय ने। किसने जीता है? कोयला मंत्रालय को। इसके तहत एक्चुअली 2-3 जो आपको दिया गया है, यहाँ पे एक देख लेते हैं। कोयला मंत्रालय को दिया गया है GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट पुरस्कार जीता है। ओके, बेस्ट एंगेजमेंट पुरस्कार है। और कोल इंडिया लिमिटेड, यहाँ आप देख रहे हैं कोल इंडिया लिमिटेड, इसको कौन सा दिया गया है? राइजिंग स्टार। ये है बेस्ट एंगेजमेंट पुरस्कार कोयला मंत्रालय कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है राइजिंग स्टार श्रेणी में। कोयल इंडिया लिमिटेड को राइजिंग स्टार श्रेणी में बेस्ट एंगेजमेंट अगर श्रेणी की बात की जाए तो उसमें कोयला मंत्रालय है। ओके, कोयला मंत्रालय हो गया। इसके अलावा और क्या किया गया है इसमें? NLC इंडिया लिमिटेड। NLC का मतलब क्या हो गया? NLC इंडिया लिमिटेड। ओके, NLC इंडिया लिमिटेड, इनको किस में दिया गया है? टाइमली पेमेंट्स श्रेणी में। टाइमली पेमेंट्स, ये 3 का ध्यान रखिएगा। बेस्ट एंगेजमेंट हो गया, टाइमली पेमेंट्स हो गया, और एक कौन सा है? राइजिंग जो है राइजिंग स्टार है ना, राइजिंग स्टार। ओके, राइजिंग स्टार जो दिया गया है, राइजिंग स्टार किसको दिया गया है? कोल इंडिया लिमिटेड को। ओके, राइजिंग स्टार कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। तो चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं NLC के बारे में। यहाँ पे NLC को क्या बोला गया है? NLC का फुल फॉर्म क्या है? NLC इंडिया लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म अगर बात की जाए NLC की तो क्या होगी? नेवेली लिग्नाइट। लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड। ओके, कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडिया लिमिटेड आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। तो इसको किसमें दिया गया है? टाइमली पेमेंट्स, यानी यहाँ पे तीन यहाँ पर जो अवार्ड है, पुरस्कार है, उसको ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि कोयला का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है वो कहाँ होता है? कोयला का प्रोडक्शन। ओके, तो कोयला का प्रोडक्शन के लिए ध्यान रखिएगा कि कोयला का जो उत्पादन होता है, सवाल यहाँ पे 2 तरीके से बनते हैं। एक बनता है कोयला उत्पादन को लेकर के, एक पूछ लेता है कोयले का भंडार। ओके, एक और क्या पूछता है? चलिए, सबसे पहले तो उत्पादन को लिख दो। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? पहले झारखंड था, कोयला उत्पादन सबसे ज़्यादा पहले झारखंड था, लेकिन अब कौन सा हो गया है? छत्तीसगढ़ हो गया है। अब छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोयला होता है, अग्रणी राज्य। ओके, अग्रणी राज्य हो गया। अब बात आती है कोयला उत्पादन में, ये तो हो गया। अब बात आती है इसके साथ ही कि मैंने कहा भंडारण को लेकर के। ओके, भंडारण की सबसे ज़्यादा जो है कोयले का भंडारण की अगर बात की जाए तो उसमें भारत किस नंबर पे आएगा? ओके, भारत किस नंबर पे आएगा? तो कोयला भंडार के मामले में भारत जो है, किसकी पोजीशन क्या होगी? सबसे पहले कौन सा आएगा? तो सबसे पहले है यहाँ पर अमेरिका लिख लें। उसके बाद आपका क्या आएगा? चीन, अमेरिका, चीन। फिर क्या आएगा? अमेरिका, चीन। उसके बाद आप देख लें तो यहाँ पर अमेरिका, चीन, रूस आएगा। ओके, रूस आएगा। तो अमेरिका, चीन, रूस, और उसके बाद भारत है। हाँ, भारत उसके बाद आएगा। ओके, भारत जो है उसके बाद आ जाएगा। ओके, तो ये किस पोजीशन पर है? ये 4th पोजीशन पर। भारत किस पोजीशन पर है? तो 4th पोजीशन पर है, इसको ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? गुजरात 2024 में 69th फिल्म फेयर पुरस्कारों की मेजबानी करेगा। ओके, कब कर रहा है ये गुजरात? 69th किसकी कर रहा है? 69th फिल्म फेयर। ये क्रम याद रखिएगा, कौन सा है? 69th
फिल्म फेयर पुरस्कारों की मेजबानी करेगा। कब? 2024 में। 2024 में करेगा। कौन सा राज्य करेगा? गुजरात करेगा। और गुजरात पहली बार है जो किसी फिल्म फेयर पुरस्कार की मेजबानी कर रहा है। ओके, गुजरात क्या कर रहा है? फर्स्ट टाइम कर रहा है, किसी फिल्म फेयर जो अवार्ड है उसकी यह मेजबानी करेगा, फर्स्ट टाइम। क्लियर? चलिए अब 68 वाला थोड़ा देख लेते हैं कि लास्ट ईयर कहाँ हुआ था। लास्ट ईयर कहाँ हुआ था? तो 68 फिल्म फेयर पुरस्कार अप्रैल में कहाँ? मुंबई में आयोजित किया गया था। यानी 68 वाला जो 2023 अभी रिसेंटली जो अब कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। नेक्स्ट ईयर कहाँ होगा? गुजरात में होगा। ये ध्यान रखना है, बस इतना ही, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। चलिए, उच्च लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण वाले देशों में केवल 1% महिलाएं, यानी 1% ये वो महिलाएं हैं। कहने का इसका मतलब ये क्या है कि 1% ये वो महिलाएं हैं जो आपके उच्च लैंगिक समानता और उच्च महिला सशक्तिकरण दोनों में ये क्या है? दोनों में बोल सकते हैं, सक्षम है, सबल है, दोनों में। ओके, दोनों में। यानी इसमें अगर बात की जाए तो इस जो रिपोर्ट जारी की गई है, इस रिपोर्ट के अनुसार कितने? केवल मतलब उच्च लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण वाला केवल 1% महिलाएं हैं। ठीक है, केवल 1% क्या है? महिलाएं हैं जो दोनों हासिल कर ली हैं, जो दोनों हासिल है जिनके पास। यानी उच्च लैंगिक समानता भी है और महिला सशक्तिकरण, ऐसा कहाँ वाले देश में केवल 1% महिलाएं हैं। ओके, अब यह रिपोर्ट जो है जारी किसके द्वारा किया गया है? यह रिपोर्ट जारी किसके द्वारा किया गया है? तो यह रिपोर्ट जारी की गई है महिला और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। ठीक है, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की 2 एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र कौन सी है? महिला और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ओके, संयुक्त राष्ट्र महिला और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा जो है संयुक्त रूप से रिपोर्ट को तैयार किया गया है। ओके, इस रिपोर्ट को किसने? 2 एजेंसी मिलकर तैयार की है। कौन कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र महिला और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और इसी रिपोर्ट के अनुसार बोला गया है कि उच्च लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण वाले देशों में केवल 1% है जो महिलाएं ऐसी हैं। क्लियर है? चलिए, अब इसके साथ यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, जेंडर गैप रिपोर्ट। अब ठीक है, जेंडर गैप रिपोर्ट, इससे थोड़ी सी चीजें और क्या होगी? क्लियर हो जाएंगी। जेंडर गैप रिपोर्ट, क्योंकि इसमें क्या है? लैंगिक समानता पे यहाँ देख रहे हैं, लैंगिक समानता की जो बात कर रहा है, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण है, तो हमें यहाँ पे जेंडर गैप रिपोर्ट देख लेते हैं। जेंडर गैप अगर आप रिपोर्ट को देखते हैं तो भारत तो खुद उसमें, इस रिपोर्ट में जो जेंडर गैप रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में भारत जो है किस पोजीशन पर है? इंडिया किस पोजीशन पर है? 127। ठीक है, इस पोजीशन पर है। और जो कि लास्ट ईयर, ये कब का है? 2023 हो गया। अब लास्ट ईयर की बात की जाए, इससे पहले भारत कितना था? 135 पर। ओके, ठीक है, सुधार हुआ है। ओके, सुधार तो हुआ ही है। ये बात आती है इसकी, भारत की। अगर आप इस गैप रिपोर्ट के अनुसार सबसे पूछा जाए कि सबसे बेस्ट कंट्री कौन सी है जेंडर गैप रिपोर्ट में, तो वो कौन सी है? आइसलैंड है टॉप पर। अब बात आती है कि इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है WEF के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसको जारी करती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करती है। और यह रिपोर्ट 2006 से जारी किया जा रहा है। कब से? 2006 से। इसलिए बोला भी जाता है कि आइसलैंड जो है लगातार 14 वर्षों से जो है इस पे टॉप पे बना हुआ है, यानी जब से रिपोर्ट जारी हो रही है तब से आइसलैंड ही टॉप पर अभी तक बना हुआ है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे भी क्लियर हो गया ये कि उच्च लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण वाले देशों में केवल 1% है महिलाएं हैं, जहां पर ये दोनों हासिल है, लैंगिक समानता भी और महिला सशक्तिकरण भी। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज। क्या है? यूपी सरकार द्वारा ई वाहन सब्सिडी के आवेदन के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। यानी इलेक्ट्रिक वाहन में क्या मिलेगी? सब्सिडी मिलेगी। और उस सब्सिडी को आप कैसे पाएंगे, उसके लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। यूपी गवर्नमेंट क्यों ऐसा कर रही है? आखिर इलेक्ट्रॉनिक वाहन पे सब्सिडी क्यों दे रही है वो? इसके पीछे क्या है? ताकि इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कम हो, इसके लिए ही, ताकि थोड़ा सा लोग इलेक्ट्रिक की तरफ मूव ऑन कर जाए। तो यूपी सरकार क्या कर रही है? ई वाहन, केवल ई वाहन। किस पे सब्सिडी दे रही है? किस पे सब्सिडी देगी? ई वाहन पर। ये ध्यान रखना है, सब्सिडी किस पर है? ई वाहन पर। इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन होगी उस पर सब्सिडी देने के लिए एक पोर्टल बनाई है कि आप उस पर कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो क्या है? और उस पोर्टल को यहाँ पे अब आप थोड़ा सा ध्यान लें यहाँ पे कि यूपी, ओके,
UPDESCO, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओके, डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओके, कॉरपोरेशन लिमिटेड, क्लियर। पोर्टल का विकास और रखरखाव करेगा, यूपी डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इस पोर्टल का विकास और रखरखाव करेगा। इसके अलावा क्या है इसमें, और यह योजना जो है 14 अक्टूबर 2022 से प्रभावी है और 23 अक्टूबर 2023 तक जारी रहेगी। मतलब वो कहते हैं ना कि एक तरह का जनता में एक लालच देना कि अगर आप 13 अक्टूबर तक ले रहे हो इलेक्ट्रिक वाहन तो उससे क्या होगा कि आपको सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। अब जनता क्या करेगी, 13 अक्टूबर से पहले जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनिक वाहन लेना चाहेगी, कुछ हमें सब्सिडी मिल जाए, तो ये एक तरह, लेकिन ठीक है, इससे से कम जनता इससे इस बहाने भी पॉल्यूशन को थोड़ा तो कम करने की कोशिश करेगी, ओके। अब यदि खरीद सब्सिडी प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए पात्र को क्या करना है, आप जो पात्र आवेदक है उनको वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन वो करना आवश्यक है। इससे जो सब्सिडी लेना चाहते हैं, ओके, तो किससे मिलेगा, तो इनके वेब पोर्टल पे जाएंगे तो वहां पर उस पर आवेदन करना आवश्यक है, वेब पोर्टल पे, जो पोर्टल ये बनाई गई है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अंशुमन झिंगरन नॉर्थ चैनल पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। क्या नाम है, अंशुमन झिंगरन, ओके, अंशुमन झिंगरन। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं अंशुमन झिंगरन, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, झिंगरन नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। नॉर्थ चैनल ये है कहाँ पर, नॉर्थ चैनल कहाँ है, नॉर्थ चैनल कहाँ पर है, तो स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के बीच स्थित है नॉर्थ चैनल, यानी उत्तरी चैनल, ठीक है। अगर आप मैप जब देखते हैं तो कहाँ दिखाई देगा, ये उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में है ये, ओके। इसे क्या बोला जाता है, इसे ओशन 7 तैराकी में सबसे कठिन माना जाता है, ओशन 7। आखिर ये ओशन 7 क्या है, ओशन 7 जो तैराकी होती है उसमें सबसे कठिन किसको माना जाता है, किसको माना जाता है, तो नॉर्थ चैनल को। तो आखिर ये ओशन 7 है क्या, देखते हैं कि ओशन 7 क्या है। ओशन 7 क्या है, ओशन 7 में कौन कौन से चैनल आते हैं, ओशन 7 में कौन कौन से हैं, नॉर्थ चैनल, कुक स्ट्रेट, मोलोकाई चैनल, इंग्लिश चैनल, कैटलिना चैनल, तिस्ग्रो स्ट्रेट और जिब्राल्टर स्ट्रेट ये शामिल है। यानी ओशन 7 में आपके 7 जो हैं, 7, ओशन 7 का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ 7 हो गया। तो इस 7 में ओशन 7 मतलब 7 तरह का समुद्र जो है, ठीक है, या आप बोल सकते हैं चैनल हो गया, स्ट्रेट हो गया, तो ये सबको क्या क्या शामिल किया गया। तो ओशन 7 में कौन कौन आते हैं, नॉर्थ चैनल है, कुक स्ट्रेट है, मोलोकाई चैनल, इंग्लिश चैनल, कट, और इन सभी चैनल को आप मैप में देख लेंगे, ठीक है। इन सभी चैनल को आप मैप में देख लेंगे क्योंकि यहाँ मैप दी गई है, बट ये बाय मिस्टेक जो है, जो मतलब पीपीटी बनी है तो इसमें ये मैप आ गया है जिसमें हमें, लेकिन ये मैप यहाँ पे जरूरत नहीं है। जरूरत कौन सी है, जिसमें कि आपकी मतलब स्ट्रेट हो और चैनल वगैरह शो हो, ठीक है। तो ये मैप की हमें आवश्यकता नहीं है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो फिर मुझे बताइएगा तो मैं बता दूंगी। चलिए नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी मनोज यादव को रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया है। किसको किसको नियुक्त किया है, मनोज यादव को। तो अब ये स्थान किसका लेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि मनोज यादव जो हैं वो किसका स्थान ले रहे हैं, आईपीएस अधिकारी। ये क्या है, आईपीएस अधिकारी हैं मनोज यादव, ये हरियाणा कैडर के हैं, ठीक है। उनको क्या किया है, रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया और ये स्थान किसका ले रहे हैं, मनमीत, ये स्थान किसका लेंगे। चलिए, सफ़ी अहसन रिजवी को राष्ट्रीय, हाँ इसके साथ थोड़ा और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इनको तो महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट है, सफ़ी अहसन रिजवी को क्या किया गया है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए का सलाहकार नियुक्त किया गया है। किसका, एनडीएमए का जो है सलाहकार इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। और मनोज यादव की बात की जाए तो ये किसका स्थान ले रहे हैं, संजय चंदर का स्थान लेंगे, ओके, संजय चंदर का, ये लिख लीजिए यहाँ पर, ये संजय चंदर का स्थान लेंगे। मनोज यादव जो है किसका स्थान ले रहे हैं, संजय चंदर का स्थान, ठीक है, इस संजय चंदर का स्थान
लेंगे। ओके, संजय चंद्र का स्थान लेंगे। कौन? मनोज यादव। किसके बनाए गए हैं? रेलवे सुरक्षा बल के। सफी हसन रिजवी को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सलाहकार नियुक्त किया गया है। किसको? सफी हसन रिजवी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है? छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू किया है। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने क्या किया है? ग्रामीण आवास, यानी आवास जो होगा किसके लिए होगा? ग्रामीणों के लिए होगा। ग्रामीण आवास न्याय योजना को शुरू किया है। तो ग्रामीण आवास न्याय योजना को राज्य सरकार द्वारा किसके द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा? किसके द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा? तो यह राज्य सरकार के द्वारा। ओके, राज्य सरकार के द्वारा इसको वित्त पोषित किया जाएगा। और इसका इसी वित्त पोषित के तहत अगर बात की जाए तो इसमें तकरीबन जो अमाउंट रखा गया है वो बजट है, इसमें इसके जो आवंटित बजट रखा गया है वो है 100 करोड़। ठीक है, इतना का वित्त पोषित किया जा रहा है किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। तो जो बजट रखा गया है कितने का है? ये 100 करोड़। इसके लिए कितना का बजट है? 100 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। ओके, और किसके लिए? केवल जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, क्योंकि ग्रामीण से ही समझ में आ रहा है ग्रामीण आवास तो केवल ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए ही होगा। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि राज्य में क्या है, बेघर ग्रामीण लोगों को घर उपलब्ध कराना। बेघर ग्रामीण लोगों को एक्चुअली क्या हुआ था, जब आप देखेंगे कि 2011 में, कब? 2011 में, ध्यान रखिएगा कि क्या हुई थी 2011 में सामाजिक आर्थिक प्लस जातिगण जनगणना। ठीक है, जातिगण जनगणना हुई थी। जातिगण जनगणना की गई थी। ओके, और इस जनगणना के तहत क्या था? पहले क्या था? पीएम, प्रधानमंत्री आवास योजना होता था। ठीक है, आवास योजना। लेकिन इस योजना के तहत, समझाने के लिए क्यों बता रही, देख लीजिए। इस योजना के तहत क्या हुआ था कि बहुत सारे जो लोग हैं वो बेघर रह गए, उनको घर नहीं प्राप्त हो पाया। इस किसके तहत? तो सामाजिक आर्थिक प्लस जाति जनगणना जो 2011 में की गई थी, इसके तहत जो है बहुत सारे, बोल सकते हैं, योजना के जो पात्र नहीं बन पाए थे और जो इस योजना से वंचित रह गए, प्रधानमंत्री आवास योजना से, उनके लिए ही छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, यानी वहां के सीएम कौन है? छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। यहाँ की सीएम कौन है? भूपेश बघेल। ठीक है, यहाँ के सीएम है। तो इन्होंने क्या किया कि ग्रामीणों के लिए ग्रामीण आवास न्याय योजना को स्टार्ट किया, ताकि जिनके पास घर नहीं है, बेघर है, उन लोगों को घर उपलब्ध हो सके। ओके, उनको क्या हो? घर उपलब्ध हो सके। और इसके साथ ही यहाँ इस योजना के लिए केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवार ही पात्र है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी नहीं, कौन है? केवल गरीब परिवार। ऐसे में केवल गरीब परिवार को ही लिया जाता है, केवल गरीब परिवार ही इसके पात्र है। एक और अनाउंसमेंट है छत्तीसगढ़ सरकार की, जो ध्यान रखिएगा। एक और अनाउंसमेंट है कि इन्होंने क्या अनाउंस किया है कि 5 लाख, ओके, 5 लाख जो है, 5 लाख स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, स्टेट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं इनके, ओके, जो एम्प्लॉय जो है इनके, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ओके, उनके लिए क्या कर रही है? उनके लिए डीए जो है करीब 4% बढ़ाने, 4% बढ़ाने की घोषणा की है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, कितना परसेंट की बात की है इन्होंने? इस योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्र में रहने के लिए गरीब परिवार ही पात्र हैं, 5 लाख। ठीक है, 5 लाख जो होंगे स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं, उनके लिए डीए 4% बढ़ाने की घोषणा भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। गुजरात को भारत की क्या है? पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी गुजरात को। और गुजरात में ही इसके साथ एक इंफॉर्मेशन क्या था कि गुजरात क्या कर रहा है नेक्स्ट ईयर, यानी 2024 में ये क्या करेगा? तो फिल्म फेयर जो अवार्ड मिलेगा उसकी मेजबानी गुजरात कर रहा है। ठीक है, इसके साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि गुजरात जो है इसके साथ ये भी ध्यान यहाँ पे रखना है, जहाँ पे नोट्स बना रहा हूँ, कि यह फिल्म फेयर अवार्ड की मेजबानी कर रहा है। अब आते गुजरात को भारत की पहली क्या मिल रही है? सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिल रही है। क्यों मिल रही है? किस लिए? इसका क्या लक्ष्य है? जो सैटेलाइट नेटवर्क जो पोर्टल साइट मिल रही है, इसका लक्ष्य क्या है? तो देश भर के जो गांव हैं,
देश भर के गांव, ओके। जिला पंचायत, स्थानीय प्रशासनिक निकाय, सरकारी विभाग और अन्य संस्थानों को सस्ती, सुरक्षित और उच्च गति वाली इंटरनेट पहुंच की प्रदान करना। क्या है? इंटरनेट पहुंच जो है वो प्रदान करना है। अब ये जो किया जा रहा है, यह पोर्टल किसके द्वारा किया जा रहा है? वन वेब। वन वेब कहाँ की है? वन वेब यह जो कंपनी है वो कहाँ की है? वन वेब कंपनी कहाँ की है? तो यह लंदन की है, ठीक है, लंदन की है वन वेब कंपनी। भारत में 2 सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल स्थापित कर रहा है। SNP सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल भारत में 2 जगह कर रहा है, एक तो गुजरात में और दूसरा तमिलनाडु में। दूसरा कहाँ कर रहा है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भी यह टॉप पोजीशन पर बना हुआ है। तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भी टॉप पर है। दूसरा क्या है यहाँ पर? दूसरे पे कौन है? यूपी है, सेकंड पर है। कर्नाटका थर्ड पर है, कर्नाटका थर्ड है। एंड महाराष्ट्र आपका फोर्थ पर है, महाराष्ट्र फोर्थ पर है इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में। क्लियर? अब यहाँ पर जो गुजरात में जो 2 सैटेलाइट स्थापित किया जा रहा है किसके द्वारा है? वन वेब। वन वेब कहाँ की कंपनी है? लंदन की कंपनी है, ओके। तो एक गुजरात में करेगा और दूसरा तमिलनाडु में करेगा। वन वेब और है क्या इस कंपनी में? 648 उपग्रहों वाली, कितने सैटेलाइट्स हैं? 648 उपग्रहों वाली एक क्या है? लो अर्थ ऑर्बिट यानी लियो उपग्रह कंपनी है। कैसी है? लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह कंपनी है, जिसका लक्ष्य क्या है? वैश्विक संचार नेटवर्क बनाना है, ओके। वैश्विक रूप से क्या है? वैश्विक रूप से क्या करना है? संचार नेटवर्क बनाना है। इसका लक्ष्य ही यही है, संचार नेटवर्क बनाना है। क्लियर? नाउ और ये जो पहल है, इससे पहले ये जो पहल है आपके ऑलरेडी कहाँ चल रही है? यूरोप में ये लागू है, ठीक है। यूरोप और कनाडा में, यूरोप प्लस कनाडा, यूरोप प्लस कनाडा, ओके। यूरोप प्लस कनाडा में ये पहल पहले से ही चालू है। चलिए, निवृत्ति राय इन्वेस्ट इंडिया की नई MD और CEO बनी है, ओके। किनको बनाया गया है? निवृत्ति राय को। किसकी? इन्वेस्ट इंडिया की क्या बनी है वो? इन्वेस्ट इंडिया की MD और CEO निवृत्ति राय, इन्वेस्ट इंडिया की। इन्वेस्ट इंडिया, ओके। इन्वेस्ट इंडिया क्या है? एक्चुअली ये उस जो निवेशक होते हैं ना, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, क्योंकि इसका क्या नाम है? इन्वेस्ट इंडिया। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए क्या बोल सकते हैं कि उनको ये मदद करता है, ठीक है। जैसे जो भी कोई भारत में निवेश का अवसर तलाश रहे हैं या उनके पास विकल्प है, ठीक है, तो विकल्पों को ये देता है। तो क्या है इसको? इन्वेस्ट इंडिया। किसके लिए है? जो भारत में निवेश कर, किसको मदद करता है ये? जो भारत में निवेश करना चाहता है, ठीक है। ये उन निवेशकों को, उन इन्वेस्टर्स को क्या करता है? यह मदद करता है किसको? जो कि भारत में निवेश करना चाहते हैं, ठीक है। भारत में निवेश के अवसर और विकल्पों को ये तलाश करता रहता है, ओके। और ये हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान रख लीजिए कि स्थान किसका ले रही है? निवृत्ति राय किसका स्थान लेंगी? ये इसको लिखना है, निवृत्ति राय। मनमीत के नंदा, मनमीत के नंदा का यह स्थान लेंगी, मनमीत के नंदा का स्थान लेंगी, ओके। और इन्वेस्ट इंडिया यानी जो निवेश करना चाहता है उसकी ये मदद करता है, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रपति ने 4 नए उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। कितने की? 4 नए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो देख लेते हैं किनकी नियुक्ति हुई है। न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, गुजरात हाईकोर्ट की इनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। कौन है? न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल। कहाँ की बनी है? गुजरात हाईकोर्ट। सुनीता अग्रवाल कहाँ का बनाया गया है? गुजरात हाईकोर्ट का। क्या नई मुख्य न्यायाधीश जो है इनको बनाया गया है। और वर्तमान में उच्च न्यायालय की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश में है। कौन है? सुनीता अग्रवाल। क्लियर? नेक्स्ट है न्यायमूर्ति आलोक आराधे, इनको तेलंगाना का बनाया गया है। आलोक आराधे को कहाँ का? तेलंगाना का बनाया गया है। आलोक आराधे तेलंगाना का बनाया गया है। सुभाषिष तालपात्रा, इनको कहाँ? उड़ीसा का बनाया गया है, ठीक है। सुभाषिष तालापात्रा उड़ीसा को। और न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई, इनको कहाँ बनाया गया है? केरल का, ओके। केरल हाईकोर्ट का। चलिए,
राष्ट्रपति अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश बनाए जाते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में जानते हैं कि इनके जो मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 217, आर्टिकल किसमें है 217 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा है? आर्टिकल 217 के तहत, आर्टिकल 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है। उच्च न्यायालय का 62 वर्ष है और सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष है। ओके, 65 वर्ष है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश यानी जो मुख्य न्यायाधीश शहीद आर्टिकल 222 के तहत स्थानांतरित इनको किया जा सकता है। ओके, एक न्यायाधीश हो या मुख्य न्यायाधीश शहीद को आर्टिकल 222 के तहत जो है इनको हस्तांतरित किया जा सकता है। क्लियर हो गया? चलिए, और ये अगर बात की जाए उच्च न्यायालय की अगर बात की जाए यानी हाई कोर्ट की अगर बात करते हैं तो ये किस आर्टिकल कितना से कितना तक आता है? आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक, आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक आता है। और भाग कौन सा है? संविधान के किस भाग में है? भाग 6 है, भाग 6 है। ठीक है, भाग 6 है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा वन लाइनर फैक्ट पे। जियो फाइनेंशियल ने किसे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया है? एसबीआई के पूर्व सीएफओ चरणजीत अत्रा। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि इनकी जगह अभी जो रिसेंटली बनाया गया है, अभी रिसेंटली सीएफओ किसको बनाया गया है? अभी प्रेजेंट में किसको बनाया गया है? अभी प्रेजेंट में किनको बनाया गया है? कामेश्वर राव, कामेश्वर राव कोदावंती। ठीक है, इनको प्रेजेंटली, इनको एट प्रेजेंट यही है, एट प्रेजेंट जो है वो यही है। कौन? सीएफओ किसके? एसबीआई के सीएफओ ये हैं। ठीक है, कामेश्वर। और जब ये इनको बनाया गया कि इन्होंने इनका स्थान लिया है तो यही चरणजीत अत्रा का स्थान लिया है इन्होंने। ठीक है, और अब चरणजीत अत्रा को किसमें बनाया दिया गया है? जियो फाइनेंशियल में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है इनको बनाया गया है। किस भारतीय खिलाड़ी ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? प्रज्ञानंदा ने। टेस्ट मैच में 5वां मुकाबला पूरा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। 20 जुलाई को चंद्रमा, ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि अभी अभी क्या हुआ है? चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। ओके, चंद्रयान 3 को। आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन सी बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल की बनी है। गुइलिन बैरे सिंड्रोम के प्रकोप से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। कहां पर? पेरू में। ओके, पेरू। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। किस भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर को अमेरिका के राष्ट्रपति निर्यात परिषद के लिए, इनको क्या किया गया है? राष्ट्रपति निर्यात परिषद के लिए नियुक्त किया गया है? समीना सिंह को। किस राज्य के परिवहन विभाग ने अंतरराज्य चेक पोस्ट पर कैशलेस पेमेंट की शुरुआत की है? तो आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में ही 1000 साल पुरानी जो है आपकी जैन की मूर्तियां भी मिली है। कहां पर मिली है? आंध्र प्रदेश में मिली है। आईआईटी रुड़की द्वारा किसको खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर कनिष्क विश्वास को। किसको? आईआईटी रुड़की के द्वारा किसको दिया गया है? तो डॉक्टर कनिष्क विश्वास को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अब आते हैं हम लोग वन लाइन जो हमारे पास एमसीक्यू है उस पे आते हैं। भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य को प्राप्त होगी? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो क्या बोला गया है? भारत की पहली। ओके, भारत की क्या है? पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। ओके, किस राज्य को प्राप्त होगी? किसको मिलेगा? भारत का पहला गुजरात को मिलेगा। ठीक है, किसके द्वारा? जो वन वेब कर रहा है, वन वेब कौन है? लंदन की कंपनी है। तो इसके द्वारा इसने कहाँ किया है? तो भारत में 2 जगह है, एक तो गुजरात है और दूसरा कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है। दूसरा तमिलनाडु, जहाँ पर कि सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट को जो है वहाँ पर जो लॉन्च किया जा रहा है या बनाया जा रहा है, आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए गुजरात, फर्स्ट गुजरात है, उसके बाद तमिलनाडु में भी बनेगा। चलिए, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नोएडा प्राधिकरण के सीईओ के रूप में लोकेश एम, रवि कुमार, एनजी, अमित गुप्ता, रितु महेश्वरी। तो ध्यान रखिएगा कि किनको बनाया गया है? लोकेश एम को। पहले कौन थे? रितु महेश्वरी थी, जिनकी जगह अब कौन आ गए हैं? लोकेश एम आ गए हैं। क्लियर? चलिए
नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्ट इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने? एंड इन्वेस्ट इंडिया तो कौन है? इन्वेस्टिंग निवृत्ति राय है, निवृत्ति राय को बनाया गया है ना, निवृत्ति राय को बनाया गया है, निवृत्ति राय को, जो किसका नाम किसका स्थान ले रहे हैं? मनमीत के नंदा का स्थान ले रहे हैं, मनमीत के नंदा का। ओके, तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तेलंगाना के कौन बने हैं? सुनीता अग्रवाल तो गुजरात में है, देख लेते हैं कौन कहां पर है। ओके, सुनीता अग्रवाल यहां पर दिया गया है, तो ये कहां है? ये गुजरात में है, सुनीता अग्रवाल गुजरात में है। ठीक है, जस्टिस सुभाषिस तालपात्रा, इनको उड़ीसा का बनाया गया है, उड़ीसा हो गया। देसाई, इनको केरल का बनाया गया है, और इनको बनाया गया है कहाँ का? तेलंगाना का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? जस्टिस आलोक आराधे। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं। नॉर्थ चैनल पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो अंशुमन जिंगरन है, अंशुमन जिंगरन सबसे कम उम्र के कौन है? अंशुमन जिंगरन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आईपीएस अधिकारी मनोज यादव को डैश का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो किसका है? रेलवे सुरक्षा बल का, रेलवे सुरक्षा बल का। ओके, रेलवे सुरक्षा बल का, आरपीएफ का। हिट इंडेक्स के बारे में कौन सा कथन सही है? हिट इंडेक्स एक्चुअली क्या किया गया है ना, हिट इंडेक्स जो है बोला जाए तो इसको मतलब एक अभी एक न्यूज़ में ही है कि हिट इंडेक्स को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। ठीक है, हिट इंडेक्स क्या है बता देती हूँ कि इसमें कुछ कलर के तहत की टेम्परेचर कितनी है। हिट का मतलब क्या होता है? हिट इंडेक्स यानी गर्मी की सूचना देने वाला सूचकांक हो गया। तो इसके तहत कुछ रंग को डिनोट करके बताया गया है, जैसे हरा रंग है। ठीक है, कुछ रंग ऐसे बताए गए हैं कि हरे रंग का क्या होगा, नारंगी रंग से क्या है, पीले रंग से क्या है, ऐसा करके बताया गया है। ठीक है, हिट इंडेक्स इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। तो हरे रंग का अर्थ क्या हो गया? 36 से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस की सीमा में प्रायोगिक ताप। अगर हरा रंग बता रहा है तो वो क्या हो गया कि बोलेगा टेम्परेचर कितना है? 36 से 45। ओके, तो लेकिन हरे रंग में बताया गया है कि टेम्परेचर जो रहेगा, हरे रंग का मतलब हो गया कि 35 डिग्री सेल्सियस से कम है। ओके, हरे रंग का अर्थ क्या है? हरे रंग का इसको क्या किया है? भारतीय जो मौसम विज्ञान विभाग है ना, भारतीय यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के द्वारा जारी किया गया है हिट इंडेक्स। ठीक है, उसी के द्वारा हिट इंडेक्स को जारी किया गया है। तो इसने क्या किया है? कुछ रंगों को लेकर के बताया है। तो यहाँ पे हरे रंग का अर्थ होता है कि टेम्परेचर जो है वो कितना रहेगा? 35 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा, कम। इसको डाउन इसका मतलब हो गया कम रहेगा, कम। ओके, तो आपका जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो गया। दूसरा क्या है? इसे भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको IMD द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आवास न्याय योजना को शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने किया है। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने इनको क्या किया? स्टार्ट किया छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरकार ने डैश के लिए पहली बार क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है। तो सरकार ने क्या किया है? पशुधन क्षेत्र के लिए। ओके, सरकार ने पशुधन क्षेत्र के लिए पहली बार जो है इसने क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है। घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने और खुदरा कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने डैश के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो किस पर लगाया है? उबले हुए गैर बासमती चावल, गैर बासमती सफेद चावल, बासमती चावल, उपरोक्त सभी। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैर बासमती सफेद चावल। ये ध्यान रखना है, मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा अगर आप थोड़ा ध्यान नहीं देंगे तो, है ना, क्योंकि यहाँ पे उबला हुआ है, बिना उबला हुआ, बासमती, ऐसे करके ऑप्शन आपको देगा। तो क्या हो जाएगा? गैर बासमती सफेद चावल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन फिनिश हो गए आज की हमारी क्लास की। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने मुद्दे देख लिए हैं, जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है, वन एंड फैक्ट्स देखा है। आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो या किसी भी तरीके से अपना कोई सुझाव देना चाहें तो बिल्कुल आप लोग दे सकते हैं, ताकि इसको और कुछ बेहतर भी बनाया जा सके। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग की जरूरत होगी तो ज़रूर की जाएगी। तो मिलते हैं फिर टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।